नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज विद सत्यम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगा इस्मत चुगताई की लिखी कहानी जवानी। कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जब लोहे के चने चप चुके तो खुदा खुदा करके जवानी बुखार की तरह चढ़नी शुरू हुई। रग रग से बहती आग का दरिया उमड़ पड़ा। अल्हड़ चाल, नशे में गर्क, शबाब में मस्त, मगर उसके साथ साथ कुल पजामे इतने छोटे हो गए कि बाल्दिश्त बाल्दिश्त भर नेफा डालने पर भी अटंगे ही रहे। खैर, उसका तो एक बेहतरीन इलाज है कि कंधे जरा आगे ढलका कर जरा सा घुटनों में झोल दे दिया जाए। हाँ, जरा चाल कंगारू से मिलने लगेगी। बाल है कि काबू ही में नहीं, लटे फिसली पड़ती है। बाल बहे जाते हैं और मांग तो गायब। अगर माँ 8वीं रोज कड़वा तेल छोड़कर मेठियां ना बांधती तो जिंदगी अजीरन हो जाए। गोमूल्य कंगरों के तबाक की तरह मुंडा लगने लगता है, पर बालों से तो जान छूट जाती है, जैसे किसी ने सर घोट के बालों के बवाल से ही नजात दिला दिया। ना जाने ये फूले फूले बाल गर्दन पर छोड़ के कैसे जीती है। और पांव तो जैसे फावड़ा, क्या जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। अगर ऐसी रफ्तार से बढ़ा तो सिल बराबर हो जाएगा। अंगूठा जैसे कछुए का सर। और भी थी बहुत सी बातें जो अकेले में बैठकर जन्नों को सताती। आईने में नाक देख के तो बस कै आने लगती। ये डबल निगोड़ा जैसे खूंटा। शज्जो की शादी हुई तो ये बड़ी सी नथुनी पहनी थी उसने। क्या प्यारी सी नाक है, गुड़िया जैसी। और जन्नों के खूंटे पर तो नथुनी भी शर्मा जाए। जब उसकी शादी होगी तो बिजली गिरे ऐसी नाक पर, उसने सोचा। इस पर शबराती भैया आए थे, कैसे गौर से उसका मुंह ताक रहे थे। भला इन्होंने काहे को ऐसी नाक कहीं देखी होगी। जन्नों ने जल्दी से कुछ पूछने के बहाने नाक ओढ़नी से छिपा ली। शबराती भैया झेप गए, समझे होंगे बिगड़ जाएगी ये काश वो सुलोचना होती, या माधुरी, या कंजन ही सही। अल्लाह मियाँ का उसमें क्या जाता। कुछ टोटा तो आना जाता उनके खजाने में। अगर जरा वो गोरी ही होती और काम चोर कारीगर जरा ध्यान से उसे ढंग का बनाते तो क्या हाथ सड़ जाते उनके। वो आंखें बंद करके बहुत से फरिश्तों को खटाखट इंसानी पैकर गढ़ते देखती। काश वो गढ़ी जा रही थी तो फरिश्ता के बगल में फोड़ा ना निकला होता। बापू के जब फोड़ा निकला था तो 1.5 महीना ही खाट गोड़ी थी और खुरपिया तक ना हिलाई थी। उसका ख्याल माँ की तरफ भटक गया। खपरेल में ना जाने दिन में कै घंटे ऐंठती। पिछले चंद महीने से उसका पेट निहायत खौफनाक चाल से बढ़ रहा था। वो खूब जानती थी कि ये फूल ना खाली अज इल्लत नहीं। जब कभी माँ पर ये बवाल छा जाता है, एक आध भाई बहन रात भर में रह रह करने और उनके कूल्हे पर रोने को आन मौजूद होते हैं। मक्खियां बस दोपहर को सताती है। इस कान से उड़ाओ दूसरे पर आन मारे, वहां से उड़ी तो नाक में तंतनाए, वहां से नोचा तो आंख के कौए में घुस जाए। 2 घड़ी भी ना हुई होगी दुपट्टा के छेद में से यलगार बोल दिया और ऊपर से मां डकराई। मौत पड़े तेरे सोने पर, उठ, शबराती को रोटी दे। गर्दन पर से मैल की बत्तियां छुटाती छींके की तरफ चली। बाहर पत्थर पर शबराती भैया लाल चार खाने का अंगूछा फेंच रहे थे। छपाचप से मैली बूंदे छलकर उनकी अधमची आंखों और उजले हुए बालों पर पड़ रही थी। वो रोटी रुक के पास ही घुटने पर ढोड़ी रख के गौर से उन्हें देखती रही। उनके सीने पर कितने बाल थे, घने, पसीने में डूबे हुए। जीना घबराता होगा, वो सोचने लगी। कैसे खुजली पड़ती होगी। उनके कसे हुए डंडों और रानी की तरह मछलियां हर छपाके के साथ उछलती थी। शबराती भैया अंगोछा फैलाकर रोटी के बड़े बड़े निवेले साग की कमी का गीला करते हुए निगलने लगे। पाड़ी, उन्होंने सूखी रोटी के मोहित निवाले को गले में जकड़ते हुए कहा और जन्नों ने घबरा कर उन्हें कटोरी पकड़ा दी। जल्दी से खा लो, कटोरी मांझ के यहीं धर देना, हमें कुट्टी करने को पड़ी है। वो गुरूर से अहकाम सादर करते उठे। हम कर देंगे कुट्टी। शबराती रोटी के किनारे खाते हुए बोला।
तुम खेत जाओगे? वो चलने लगी। खेत भी जाएंगे? वो गुरूर से एक अमीक डकार लेकर बोला। ओह, नक रहने दो। वो चली। कहते हैं तुझसे कुट्टी नहीं होगी, वैसे ही कोई चोट चपेट आ जाएगी। शबराती ने प्यार से डांटा। शबराती को क्या, उनके आने से पहले वो कुट्टी किया करती थी कि नहीं? ऐसा भी क्या चोट चपेट। छप्पड़ में जाकर उसने रूपा और चंदन को प्यार से 2-4 घूंसे लगाने और उन्हें कोने में चुपचाप खड़ा रहने की ताकीद करके खुद कुट्टी के गड्ढे को दबोच कर गड्डियां बनाने लगी। हटो, हम कुट्टी कर दें। शबराती ने फिर डकार लेकर चने के साग का मजा लेना शुरू किया। वो इतरा कर गंडासा संभाल कर बैठ गई, गोया उसने सुना ही नहीं। तुझसे एक दफा कहो तो सुनती ही नहीं। ला, इधर ला गंडासा। वो गंडासा छीनने लगे। नहीं। वो बनने लगी और कुट्टी शुरू कर दी। तो लियो अब। वो अपनी फुकनी जैसी मोटी मोटी उंगलियां गंडासे के नीचे बिछाकर बोले, लियो, आप करो कुट्टी, मार दे। हटाओ कि हम सच्ची मार दें। वो गंडासा तौल के बोली, जैसे सचमुच मार ही तो देती। मार, तेरे कलेजे में बूता हो तो मार के देख। और जो वो मार ही देती, कचर कचर सारी उंगलियां पिस जाती। ये क्या बात थी? कोई जबरदस्ती थी उनकी? अब मारती क्यों नहीं? शरारती भैया ने आंखें झपकाई और उनका मूंछों वाला मोटा सा होंठ दूर तक फैल गया। गंडासा छीन लिया गया और जन्नो खिसिया गई। ना जाने उसके सख्त और खुदरे हाथों को इस वक्त क्या हो गया, किस कदर छोटे और नर्म मालूम देने लगे। उसे मालूम हो गया कि सीने पर पसीने में डूबे हुए घने बालों से जी क्यों नहीं घबराता और फुकनी जैसी उंगलियां कैसी फुर्तीली होती है। जन्नो का बस चलता तो वो उनके भूखे कुत्तों को अपनी बोटियां भी खिला देती, मगर कितना खाते थे उसके जरा जरा से बहन भाई। वो मोटी से मोटी रोटी ख्वाह कितनी ही जली और अधकचरी क्यों ना हो, चुटकियों में हजम कर जाते। क्या ऐसा भी कोई दिन होगा जब उसे रोटी ना थोपनी पड़े? रात भर माँ आटा पीसती और इस भद्दी औरत से हो ही क्या सकता है। साल में 365 दिन में किसी न किसी बच्चे को पेट में लिए कूल्हे पर ला दे या दूध पिलाते गुजारती। माँ क्या थी, एक खजाना थी जो कम ही ना हुआ था। कितने ही कीड़े उसने नालियों में कुश्ती लड़ने और गलाजत फैलाने के लिए तैयार कर लिए थे, पर वैसी ही ढेर का ढेर रखी थी। आखिर वो दिन भी अब आ गया कि रात के 12 बजे माँ ने भैंस की तरह डकारना शुरू किया। मोहल्ला की कुल मुअज्जिज बीवियां ढीकरे लिए हांडिया में मदबूदार चीजें लेकर इधर से उधर दौड़ने लगी। मोटी दोहर को बछड़े की रस्सी की मदद से खरपैल के कोने में तान कर मां लिटा दी गई। बच्चों ने मिमियाना शुरू किया और आने वाले से बड़ा बच्चा पछाड़े खाकर गिरने लगा। बापू ने सबको निहायत अजीब अजीब रिश्ता कायम करने की धमकी देकर कोने में ठूंस दिया और खुद मां को निहायत पेचदार गालियां देने लगा, जिनका मफहूम जन्नो किसी तरह ना समझ सकी। शबराती भैया 2-1 गालियां जुओं वगैरह को देकर भैंसों वाले छप्पर में जा पड़े, पर जन्नो मां की चिंगाड़ी सुनती रही। उसका कलेजा हिल जाता था। मालूम होता था कोई मां को काटे डाल रहा है। औरत ना जाने उस पर्दे के पीछे उसके संग क्या बेजा हरकत कर रही थी। जन्नो को ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे मां का सारा दुख वही उठा रही है, गोया वही चीख रही है, और एक नामाकूल दुख की थकन से वाकई वो रोने लगी। सुबह को वो एक सुर्ख गोश्त के लोथड़े को गोदड़ में रखा देखकर कतई फैसला ना कर सकी कि इस मुसीबत और दुख का माकूल सिला है या नहीं जो मां ने गुज़श्ता शब झेला था। पता नहीं मां ने दूसरी गलाजत के साथ साथ उसे चीलों के खाने के लिए कूड़े के ढेर पर रखने के बजाय उसे कलेजे से क्यों लगा रखा था। जाड़ों में भैंस के गोबर की सड़ांध, बची कुची सानी की बू के दरमियान फटे हुए गूदड़ में इस सिरे से उस सिरे तक जीव ही जीव लेटे जाते। फटी हुई रोई के गुट्ठल और पुरानी बोरियां जिस्म के करीब घसीट कर एक दूसरे में घुसाना शुरू कर देते ताकि कुछ तो सर्दी तपे। इस बेअसरो समानी में भी क्या मजाल जो बच्चे निचले बैठे। रसूलन हुंगवा की टांग घसीटती और नत्थू मोती के कुले में काट खाता।
और कुछ नहीं तो शबराती ही घसीट कर इतनी गुदगुदी करता कि सांस फूल जाती। वो तो जब माँ गालियां देती तब जरा सोते। रात को वो अफरा तफरी पड़ती कि किसी का सर तो किसी का पैर, किसी को अपने जिस्म का होश ना रहता, पैर कहीं तो सर कहीं। बाज वक्त अपना जिस्म पहचानना दुश्वार हो जाता है। रात को किसी की लात या घूंसे से चोट खाकर या वैसे ही इतने जिस्मों की बदबू से उकताकर अगर कोई बच्चा चूं भी करता है तो माँ डायन की तरह आंखें निकाल कर चीखती और फैयारदी बिसूर कर रह जाता। और जन्नू तो सबसे बड़ी थी, मगर जन्नू को खूब मालूम हो गया कि सीने पर कितने ही बाल हों और बगल में से कैसे ही सड़ांद आए। जी बिल्कुल नहीं घबराता। मोरी का कपड़ा कीचड़ में क्या मजे से लौटता है, और उसमें बात ही ऐसी क्या थी। जब दोपहर को माँ बच्चों को जन्नों को देकर दाई से पेट मलवाने कोठली में चली जाती या अपनी सहेलियों से कोई निहायत ही पेशीदा बात करती होती, तो वो भैया को गोद में लिटाकर जाने क्या सोचा करती। वो उसका छोटा सामान चूमती, मगर उसका जी मचलने लगता। पिलपिला सड़े हुए दूध की बू। वो सोचने लगती कि कब वो 6 फुट ऊंचा चौड़े बाजुओं वाला जवान बन चुकेगा, और फिर वो उसकी छोटी छोटी मूंछों और फुकनी जैसी मोटी उंगलियों का तसव्वुर करती। उसे यकीन न आता कि कभी यही खमीरी गलगला लकड़ी का खंबा बन जाएगा। कुएं पर नहाते हुए नीम बरहाना गुंडों को देखकर वो अपने अधमरे भाइयों पर तरस खाने लगती। काश यही बढ़ जाए। इतना खाते हैं फिर कचरिया सा पेट फूल जाता है, और वो भी सुबह को खाली। मुहर्रम पर शबराती भैया अपने घर चले गए। रात को बच्चे पहली ही दुत्कार में सो जाते, पर जन्नू पड़ी पड़ी जागा करती। वो सरक सरक के किसी बच्चे से बेख्तियार होकर लिपट जाती। शबराती भैया कब तक आएंगे अम्मा? उसने एक दिन माँ से पूछा। बैसाख में उसका ब्याह है, अब वो ससुराल ही रहेगा। माँ गेहूं फटकती हुई बोली। अरे, उसे किस कदर हैरत हुई। घसीटे चाचा के ब्याह में बस क्या बताया जाए, क्या मजा आया था। रात रात भर बस गाना और ढोल। सुर्ख टोल की दुपटिया को किस शान से 8 दिन तक ओढ़े फिरी थी। जभी तो शबराती भैया ने उसके क्या जोर से चुटकी भर ली थी। वो घंटों रोई थी। वो फिर सोचने लगी थी ब्याह में वो कौन सा कुर्ता पहनेगी। लाल ओढ़नी तो वैसी धरी थी, फिर ब्याह तो अभी दूर था, पर ना जाने उसे क्या हो गया था। वैसे तो कुछ नहीं, बस जी था कि लौटा जाता था। अगर पिछवाड़ी इमली का पेड़ ना होता तो वो फिर भूखी ही मर जाती। कैसा जी भारी भारी रहता। माँ उसके झोंटे पकड़ पकड़ कर हिलाती, पर हर वक्त नींद थी कि सवार रहती। पानी भरते में उसे कई दफा चक्कर आ गया, और एक दफा तो गिर ही पड़ी दहलीज पर। नाजों की कमर लचक जाती है, मां ने दोहत्तड़ मारकर कहा, और अपना सा पीला चेहरा देखकर वो खुद डर जाती। वो यकीनन मरने वाली हो रही थी। कुबड़ी बुढ़िया मरी थी तो कई दिन पहले धड़ाम से मोरी में गिरी, और बस घिसटा ही करती थी। अरे ये तुझे क्या हो गया है रांड? मां ने उसे पजमुर्दा देखकर पूछ ही लिया, और वो उसे बेतरह टटोलने लगी। जन्नों के बहुत गुदगुदी हुई। हरामजादी ये किसका है? उसने उसकी चोटी उम्हेड़ कर कहा। क्या? जन्नू ने डर के पूछा। अरे अरे यही तेरे करतूत, बच्चा बनती जाती है, मुर्दार हरामखोर। उसने जन्नू को इतना मारा कि 2.5 सिर घी फेंकने पर भी ना मारा होगा, और खुद अपना सर कूट डाला। अरे मुर्देखोर, बता तो आखिर कुछ। वो थक कर जन्नू को फिर पीटने लगी, और फिर उसने ना जाने क्या क्या पूछ डाला। वहां था ही क्या। रात को उसने अपने बाप की गालियां और मार डालने की धमकी सुनकर जोर से घुटने में पेट अड़ा लिए और खाट पर औंधी हो गई। पर उसे बड़ी हैरत हुई कि वो साथ साथ शबराती भैया को क्यों गंडासे से काट डालने की धमकी दे रहे थे। बैसाख में तो उनका ब्याह होने वाला था, जिसमें वो सुर्ख दुपट्टा ओढ़कर उसका गला भराया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।
फिर मुलाकात होगी एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज विद सत्यम पर।